स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की थी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में और कौन कौन सी वो परिस्थितियां बनती है कि तब जो है हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और या फिर राष्ट्रपति खुद भी त्यागपत्र दे सकते हैं और उसका पद जो है फिर हम जो है या तो उपराष्ट्रपति को दे देते हैं कुछ समय के लिए, या हम सीजेआई को दे देते हैं, या हम कुछ जो है बड़े जो न्यायाधीश होते हैं यानी वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम उसका पद दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वो बहुत उसको शक्तियां हमने जो है संविधान के द्वारा दी है। और अधिकतर एग्जाम्स के अंदर बहुत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर राष्ट्रपति का टॉपिक वहाँ उठाया जाता है तो उसकी शक्तियों के बारे में जो है अवश्य और ज़रूर वहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे मैं फिर से विनती करूँगा कि जो है आप आज के लेक्चर को जो है ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स हम चर्चा करने जा रहे हैं पहली शक्ति के बारे में। और फ्रेंड्स हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं जो है रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम जो है शुरू करने जा रहे हैं पहली कार्यकारी शक्ति के बारे में, यानी जो कार्यपालिका से यानी जो कार्यकारी उसकी शक्ति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स पहली यहाँ बात की जाती है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए कि जब मोदी जी किसी भी विदेश के यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के नाम पर जो है वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो समझौता होता है वो उनके नाम पर नहीं होता। वो जो भी समझौता करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही करेंगे। मित्रों आप जो है इस बात को अवश्य संज्ञान में याद रखिएगा। दूसरी शक्ति यहाँ बताई जा रही है वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध हों। यानी फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो होगा वो इस प्रकार इस बात का भी यानी वो इसलिए भी नियम बना सकता है कि उसके नाम पर जितने भी आदेश दिए जाएंगे वो आदेश जो है यानी वो आदेश जो होंगे वो जायज़ होंगे और वैध वो आदेश होंगे। इसके लिए हमें जो है नियम बनाने की शक्ति जो है हमने राष्ट्रपति को दी है। यानी उसके पास अभी तक जो है हमने दो शक्तियों के बारे में चर्चा की। आगे फ्रेंड्स बात की जाती है वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। यानी फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि जो है मुझे मेरी जो सरकार है वो अच्छे से काम कर सके, एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका वो अदा कर सके मेरे देश में और सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, तो इन सभी के लिए जो है जो राष्ट्रपति होगा वो जो है किसी भी प्रकार का नियम जो है वो बना सकता है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, इसके अलावा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य भी करते हैं। यानी फ्रेंड्स जब प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की बात आती है यानी जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं तो इन सबको नियुक्त जो है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और आप में से जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात की जो है पहले से जानकारी रखते भी होंगे, यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और आगे कह रहा है कि वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी मित्रों वो जो काम करते हैं उनको जो है जो राष्ट्रपति होता है वो उनको कभी भी हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ही ये होता है। लेकिन मित्रों इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा देंगे कि आज मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे इस मंत्री को हटाना है या कल मुझे इस प्रधानमंत्री को हटाना है तो मैं जो उसको हटा दूंगा, ऐसा नहीं होता। जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी जिस भी सरकार को लोकसभा में तब तक बहुमत प्राप्त है जब तक वो जो है राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री को या किसी भी मंत्री को, और चाहे पूरी मंत्री परिषद ही क्यों ना हो, वो राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो कह रहा है कि वो कह रहा है कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है
तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। यानी मित्रों, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के महान्यायवादी होते हैं और जिसकी नियुक्ति हम करते हैं संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि जो भारत के महान्यायवादी होंगे उसको नियुक्ति कौन करेगा। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसको हम नियुक्त करेंगे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उसको जो है नियुक्ति दी जाएगी, और जो है वो जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी मित्रों, राष्ट्रपति जब चाहे उसे जो है हटा सकते हैं। और आगे मित्रों बात की जाती है, वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहुत से संस्थाओं के बारे में बात की जा रही है कि एक तो जो भारत का जो महान नियंत्रक वह लेखा परीक्षक है। यानी संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत महान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 324 है उसमें जो है मुख्य चुनाव आयोग की, यानी जो निर्वाचन आयोग की वहाँ बात की जा रही है, तो उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी हम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य जितने भी चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी हम नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग हम बनाते हैं तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और मित्रों, आप जो है इन नियुक्ति के बारे में विशेष रूप से याद रखिएगा कि किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और किन की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आगे चर्चा की जा रही है कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कोई भी प्रशासनिक कार्य किया है या केंद्र सरकार ने या जो विधायिका है उसने किसी भी प्रकार की जो है कोई भी प्रस्ताव लाया है तो उसकी मांग जो है राष्ट्रपति किससे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री से उसकी मांग वो कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात की जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किसी भी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है। यानी फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी मंत्री ने जो है कोई प्रतिवेदन बनाया, ठीक है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद थी उस मंत्रिपरिषद ने उस जो प्रतिवेदन है उसको जो है अनुमोदन नहीं दिया, तो राष्ट्रपति उसी की यहाँ बात कर रहे हैं कि उस जो प्रस्ताव है यानी जो प्रतिवेदन उस मंत्री ने बनाया था वो प्रतिवेदन मेरे पास आप भेजिए। ये कह रहे हैं किससे? प्रधानमंत्री से। आगे कह रहे हैं, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी करता है। और मित्रों, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एससी आयोग है, एसटी आयोग है और इसके अलावा जो एनसीबीसी है यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनके लिए भी एक जो है वो आयोग की नियुक्ति कर सकता है। और फ्रेंड्स, आपसे मैं चर्चा करूँ तो देखिए, भारत में अनुसूचित जाति आयोग भी बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना हुआ है, और इसके अलावा मित्रों जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद जब लेकर के आई तो उसके माध्यम से जो है हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी हमने बना दिया है। तो फ्रेंड्स, आगे चर्चा की जाती है कार्यकारी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की वह केंद्र, राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। और मित्रों, जब मैंने आपसे अंतर्राज्यीय परिषद का टॉपिक जो है मैंने आपसे चर्चा में लिया, तब भी मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 263 है उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को हमने ये अधिकार दिया है कि वो जो है संविधान के अनुच्छेद 263 का उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके वो एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे ताकि हम जो है उस मामले हैं उन मामलों को हम निपटा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात की जाती है, वह स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा
केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। यानी फ्रेंड्स, जब केंद्र शासित प्रदेश में हम प्रशासन की बात करते हैं तो कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक प्रशासक नियुक्त कर देते हैं और वो प्रशासक जो है क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रशासन करता है। और मित्रों, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो देखिए, दिल्ली की अगर अपन बात करें तो दिल्ली में एलजी की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी जो है प्रशासक हम नियुक्त करते हैं और उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। यही बात यहाँ पे की जा रही है। आगे फ्रेंड्स बात की जाती है, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त है। यानी फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें किसी राज्य में किसी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवाना है तो हम जो है उसको फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवा सकते हैं। और कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कौन करेगा, तो उसकी शक्तियाँ भी हमें जो है राष्ट्रपति को ही दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी राष्ट्रपति से संबंधित कार्यकारी शक्तियाँ, यानी जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है उन सभी के बारे में मैंने आपसे जो है एक विस्तृत रूप से चर्चा की। और फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ कि आप जो है इन शक्तियों के बारे में जो है याद रखिएगा कि कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ आती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है वो कौन कौन सी जो है पदों पर नियुक्ति करता है, तो इन सभी की आप जो है याद हमेशा, यानी आप इन सभी को याद जो है ज़रूर रखिएगा। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कानून बनाने से संबंधित या विधायिका से संबंधित जितनी भी हमने राष्ट्रपति को शक्ति दी है उन सभी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कह रहा है पहली शक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है और उसे हमने विधायी शक्ति भी दी है। यानी फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, यानी अभिन्न यानी संसद से जो है अलग नहीं होने वाला एक अभिन्न अंग। कैसे? क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अभिन्न अंग कैसे है, क्योंकि जो मान लीजिए कोई भी कानून अगर बनता है तो कानून तो तभी बनता है ना जब जो बिल होता है वो जो संसद होती है वो पारित कर देती है, और पारित करने के बाद जब वो कानून राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसको सहमति दे देते हैं तभी तो भैया वो कानून बनता है, अन्यथा तो वो कानून बनता ही नहीं है। पहले आप उसे राष्ट्रपति से तो साइन करवाइए तभी तो वो कानून बनेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे बात की जा रही है कि हमने जो है राष्ट्रपति को एक अभिन्न अंग माना है संसद का, क्योंकि उसके बिना हम कानून नहीं बना सकते। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि वह संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी विधेयक है संसद लेकर के आई, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, अब मान लो उस स्थिति में क्या करें कि हमें जो है उस जो विधेयक है उसको तो हमें पारित करवाना है, हम उसको पारित कैसे कराएं। तो मित्रों यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर मान लो वो साधारण विधेयक है, मित्रों विस्तृत रूप से तो मैं आपके साथ संसद के टॉपिक में चर्चा करूंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ जो है संक्षेप में बता दूं कि अगर मान लो भारत में साधारण विधेयक, अब आप कहेंगे साधारण विधेयक कौन सा होता है। अगर मान लो कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं है, यानी आप सोचेंगे कि धन विधेयक क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी पैसों से संबंधित विधेयक है, संक्षेप में आप ये समझिए कि पैसों से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो कहा जाता है धन विधेयक। और अगर पैसों के अलावा यानी जिसमें पैसे शामिल नहीं हो, यानी जिसमें हम जो है मुद्रा या रुपयों की बात ना करें, तो वो जो विधेयक होता है वो विधेयक होता है साधारण। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि मान लीजिए कि साधारण विधेयक लोकसभा ने लेकर के आया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि संयुक्त बैठक बुलाएंगे संसद की, और उस संयुक्त बैठक के माध्यम से हम जो है फिर उसको जो है उस जो विधेयक है उसको हम पारित करवा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की जाती है कि राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक बुला सकते हैं, अगर चाहें तो संसद की बैठक को जो कुछ समय के लिए जो है स्थगित भी कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, या फिर वो संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो कहते हैं कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। यानी फ्रेंड्स, जब भी भारत का पहला चुनाव होगा लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव मान लीजिए पहला चुनाव यानी भारत का लोकसभा चुनाव हो गया, और लोकसभा चुनाव होने के बाद जो भी भारत की जब भी लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उस बैठक में जो है क्या होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति भाषण देंगे, और उसको जो है आपको पता हो तो उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हम कहते हैं। तो उसी की यहाँ चर्चा की जाती है कि प्रत्येक नया चुनाव होगा तो उसके बाद राष्ट्रपति जो है संसद में जो है बैठक को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा जब भी नया वर्ष स्टार्ट होगा, यानी
जब भी हम दूसरा वर्ष नया वर्ष स्टार्ट करेंगे तो नए वित्त वर्ष के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रथम जो अधिवेशन होगा उसमें जाकर के वो भाषण देंगे। आगे बात मित्रों बात की जाती है, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यानी फ्रेंड्स, संसद में मान लीजिए कोई भी विधेयक था और वो बहुत लंबे समय से पड़ा है, तो उस विधेयक को पारित करवाना है या नहीं करवाना है, तो इस संबंध में कोई भी जो है संदेश मैसेज अगर उसको भेजना है संसद को, तो राष्ट्रपति उसको मैसेज भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अगली विधायी शक्ति के बारे में। तो कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रिक्त हो, ये कह रहा है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों और वह लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यानी मित्रों, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष भी उस समय नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर उस स्थिति में हम जो है अध्यक्ष किसको बनाएंगे? तो कह रहा है कि लोकसभा का जो भी सदस्य होगा उसको हम जो है उस सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यानी मित्रों, लोकसभा का जो भी सदस्य जो भी एमपी होगा लोकसभा का, उसको हम जो है लोकसभा का अध्यक्ष उस समय बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति रिक्त हों तो वहाँ पे भी हम राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। आगे मित्रों यहाँ बात की जाती है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। यानी मित्रों, जो भी व्यक्ति साहित्य से संबंधित हो या विज्ञान से या कोई कला में जो है निपुण व्यक्ति हो या समाज सेवा से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है, तो ऐसे जो भी क्षेत्रों से व्यक्ति होंगे उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जो भारत के पूर्व जो सीजे आई थी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, उनको जो है आपको पता हो तो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भी किया गया था। और जो है इसी प्रावधान का उपयोग करके संसद ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। और फ्रेंड्स, ये बात मैंने यहाँ पे काटी रखी है, तो आपको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी मित्रों आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति होते हैं जो मान लीजिए कि जिनके पूर्वज जो है किसी विदेशी हों, यानी जो यूरोपियन जो देश हैं, अगर उनसे संबंधित अगर कोई पूर्वज का अगर कोई व्यक्ति होता है तो उनको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो कह रहा है कि वे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। लेकिन मित्रों, अब जो है इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी मित्रों, संविधान संशोधन अधिनियम संसद एक लेकर के आई थी और वो था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो है भारत सरकार लेकर के आई और उसके माध्यम से जो है संसद ने इस प्रावधान को अब हटा दिया है। ठीक है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको और बताऊं तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद ने जो है SC ST का आरक्षण जो है अपने विधानसभा में और लोकसभा में उसको जो है अगले 10 वर्षों के लिए भी बढ़ा दिया है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करें, वह चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की निरर्थता के प्रश्न पर निर्णय करता है। यानी मित्रों, मान लीजिए किसी संसद की सदस्यता का हमने जो है उसको रद्द करना है या नहीं करना है, तो इस मामले में जो है सलाह जो लेंगे वो राष्ट्रपति लेंगे, किससे? चुनाव आयोग से। आगे मित्रों यहाँ बात की जाती है कि संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक और राज्य की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधित विधेयक। यानी मित्रों, मान लीजिए कि हमें जो है एक विशेष विधेयक लेके आना है, कौन सा? कि हमें मान लो कि भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक है, उसको हमें लेकर के आना है संसद में, या फिर हमें जो है किसी राज्य की सीमा को कम करना है या बढ़ाना है, तो इनसे संबंधित अगर हमें कोई भी विधेयक लेके आना है तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति की जो है सहमति उसको लेनी होगी। आगे फ्रेंड्स कह रहा है, जब एक विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे पहले चर्चा की थी शुरू में विधायी शक्तियों में कि जब ही कोई कानून यानी जब ही कोई बिल कानून बनता है, जब हम राष्ट्रपति से उसको जो है साइन करवा देते हैं, तो कह रहा है यानी उसी संदर्भ में यहाँ बात की जाती है कि जब भी हम राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक को भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। उस स्थिति में तो कह रहा है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, यानी राष्ट्रपति उस बिल को पास कर देंगे या राष्ट्रपति जो है उस बिल को अपने यहाँ पे रख लेंगे। और तीसरा कह रहा है, अगर चाहेंगे कि तो वो राष्ट्रपति जो क्या करेंगे, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे यदि वह धन विधेयक नहीं है। यानी मित्रों, अगर मान लो वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जो है उस विधेयक को वो संसद को जो है लौटा देंगे कि आप जो है भैया इस विधेयक पर वापस से पुनर्विचार कर लो कि आपने जो है इस विधेयक को लेकर के आए हैं या ये जो विधेयक है वो सही है या गलत है, तो इसका आप एक बार फिर से विचार कर लो, फिर मेरे पास भेज देना।
आगे कहता है, यदि संसद विधेयक को संशोधित या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी होती है। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए संसद ने फिर क्या किया कि जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए जब विधेयक को लौटा दिया संसद के पास, और संसद ने क्या किया कि उसको जो है उस विधेयक में संशोधन नहीं किया, या फिर जो है बिना किसी यानी या फिर उसमें संशोधन कुछ कर दिया और दोबारा से राष्ट्रपति के पास उसको भेजा, तो अब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को सहमति देंगे। यानी राष्ट्रपति उसको जो है साइन उसको राष्ट्रपति पर यानी राष्ट्रपति को उस विधेयक पर साइन करना ही होगा। और मित्रों, आगे बात की जाती है, यार राज्य विधायिका के द्वारा, यानी आगे कहते हैं कि राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को अगर राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं तो उसके पास उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। यानी मित्रों, यहाँ पे बात की जाती है कि अगर मान लो किसी राज्य की विधानसभा है और उसने कोई बिल लाया और उस बिल को राज्यपाल को दिया, और आगे कह रहा है कि राज्यपाल अब जो बिल है उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को जो है पास कर देंगे, या राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास जो है रख लेंगे, या राष्ट्रपति राज्यपाल को ये कहेंगे कि आप जो है इस विधेयक को जो आपकी जो राज्य की विधायिका है उसको आप जो है पुनर्विचार करने के लिए लौटा दो। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह राज्य विधायिका विधेयक को अगर पुनः राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ की जा रही है, जहाँ पे संसद अगर पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक भेजती है तो राष्ट्रपति उसको जो है सहमति देना ही होता है। यानी राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी, राष्ट्रपति उसको सहमति देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे राज्य की विधायिका की बात की जा रही है कि अगर मान लो राज्य की विधायिका वापस से पुनर्विचार के माध्यम से उसको उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजती है तो फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को पास जो है करेंगे या नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है और राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य भी नहीं है। आगे कहते हैं, वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होगा। किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि मान लीजिए संसद जो है ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ उस समय संसद जो है काम नहीं कर रही, यानी संसद जो है सत्र में नहीं है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो होगा वो संविधान के अनुच्छेद 123 का उपयोग करेगा और 123 का उपयोग करके जो है वो एक अध्यादेश जारी करेगा उसे जो है विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए। और जो अध्यादेश होगा वो जो है एक प्रकार से कानून ही होता है। और आगे कहता है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमें उस अध्यादेश को संसद से जो है पास करवाना होगा, और अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उस अध्यादेश को जो है वापस भी वो ले लेगा। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। यानी फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक ने कोई रिपोर्ट दी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष ने या फिर वित्त आयोग ने ही कोई रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट को वो क्या करता है कि वो रिपोर्ट जो होती है वो सबसे पहले राष्ट्रपति को दी जाती है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस रिपोर्ट को संसद को, यानी संसद के जितने भी, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं वहाँ उन दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखते हैं। यानी ये राष्ट्रपति की जो है यहाँ पे जो है विधायी शक्तियों के बारे में बात की जा रही है। आगे कह रहा है, वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव में शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। पुदुचेरी के भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहाँ विधानसभा निलंबित और विघटित अवस्था में हो। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप या दादरा और नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव एवं विकास, यानी इन तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन तीनों में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि शांति के लिए जो है कानून बना सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो पुदुचेरी में भी कानून बना सकते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में, जब वहाँ पे विधानसभा जो है निलंबित हो और या फिर विधानसभा का वहाँ पे विघटन कर दिया गया हो, तो उसी परिस्थिति में वहाँ पे जो है वो कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज हमने जो है राष्ट्रपति की 2 शक्तियों के बारे में चर्चा की। एक तो मैंने आपसे चर्चा की कार्यकारी शक्तियों के बारे में, दूसरी मैंने चर्चा की कि विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है। देखिए, कार्यकारी शक्तियाँ वो होती है जिसमें कि ज़्यादातर राष्ट्रपति जो है नियुक्तियाँ करते हैं, यानी कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति ज़्यादातर नियुक्तियाँ करते हैं। विधायी वो शक्तियाँ होती है कि जिसमें राष्ट्रपति जो है, यानी कि राष्ट्रपति कानूनों से संबंधित जो काम करेंगे, इसके अलावा जो है
उसमें कुछ नियुक्तियां भी राष्ट्रपति जो है करते हैं, यानी संसद से संबंधित या राज्य विधायिका से संबंधित जो बिल आते हैं उनसे संबंधित जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है वो जो है विधायी शक्तियों में गिनी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है लेक्चर, आज का अध्याय हम यहीं स्टॉप रखते हैं और आगे के अध्याय में आपसे फिर मिलूंगा और आगे के अध्याय में हम जो है आगे की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभी तो वित्तीय शक्तियां बाकी है, न्यायिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां भी हमने राष्ट्रपति को दी है, कूटनीतिक है और मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां जो कि मैंने आपसे जो है पिछले ही अध्याय में चर्चा की थी, कौन सी, आप जो है उसको याद करिए, आपातकालीन शक्तियां मैंने आपसे चर्चा में लिया था। तो वो जो शक्तियां अभी बाकी बची हैं उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अगले के अध्यायों में। तो आज का अध्याय आपको कैसा लगा, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।